नमस्कार। जब आप उत्तर भारत के मंदिरों को दूर से देखते हैं तो उनका शिखर ऐसे ऊपर उठता है, दिखता है जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये डिजाइन ऐसा क्यों होता है? ये है नागर मंदिर शैली की पहचान। उत्तर भारत में पाई जाने वाली ये शैली अपने ऊंचे और सीधे शिखर के लिए बहुत ही मशहूर है। मंदिर का शिखर ऐसे बनाया जाता है कि वह ऊर्जा और प्रार्थना को ऊपर की ओर मानो ले जाता हुआ प्रतीत होता है। नागर शैली में मंदिर का गर्भगृह छोटा और शांत होता है, जहां मुख्य मूर्ति स्थापित रहती है। इसके ऊपर शिखर बनाया जाता है, यानी कि जहां पर गर्भगृह होता है इसके ऊपर ही शिखर सीधा ऊपर की ओर बनाया जाता है, जिसे देखकर ही भव्यता और आध्यात्मिकता का एहसास होने लगता है। आप इस प्रकार की चीजों को वीडियो के अंतर्गत देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। इस शैली की यानी कि नागर शैली की सबसे खास बात यह है कि मंदिर के आसपास बड़ा प्रांगण नहीं होता है। पूरा ध्यान सिर्फ ऊपर की ओर उठती वस्तुओं पर ही रहता है। इसी वजह से आप आगे देखेंगे तो आप पाएंगे, इसी वजह से खजुराहो और इत्यादि के मंदिर जब आप देखते हैं अपने नागर शैली के पैटर्न पर जो बने हैं और उनके आसपास कोई प्रांगण नहीं होता है और ऊपर की ओर जो वास्तुकला है उस पर बहुत निर्धारित करता है। और इसी वजह से खजुराहो और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है दूर से ही शिखरों से जो है पहचाने जाते हैं। तो नागर शैली हमें ये बताती है कि मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि ये मानव की आध्यात्मिकता की ऊंचाई का प्रतीक भी है। और आज के इस लेक्चर में आप सबका मैं स्वागत करती हूं, क्योंकि आज हम यहाँ पर नागर शैली स्थापत्य कला के बारे में, उसकी खासियतों के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप सबका मैं फिर से एक बार इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर जब आप देखेंगे जिसमें हमने मंदिर स्थापत्य के पूरे डिटेल में समझा था, उसके अंग क्या होते हैं, मंदिर स्थापत्य शैलियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उसी कड़ी में पहली शैली जिसका नाम है नागर शैली मंदिर स्थापत्य कला, उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस लेक्चर में। अगर आप सब नए हैं, और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप नए हो, आपने अब तक संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज टाइप करें संकल्प से सफलता। इस प्रकार से लोगो आ जाएगा, मेरा यहाँ पर फोटो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करें। सारे पीडीएफ इत्यादि जो मैं पढ़ा रही हूँ, आर्ट एंड कल्चर या फिर कुछ भी सब्जेक्ट, उन सब की पीडीएफ यहाँ मिलेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो कर ले ताकि टाइमली आपको चीज़ें सारी वहाँ पर दिखती रहें और आपका रिविजन होता रहे या जानकारी बढ़ती रहे। फिलहाल नागर शैली की बात करें, मंदिर स्थापत्य शैली में नागर, द्रविड़ और बेसर शैली को हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम आज पढ़ रहे हैं नागर शैली के विषय में। यानी कि मंदिर वास्तुकला की जिस शैली का विकास उत्तर भारत में हमने देखा था ना, हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच में, हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच में हमने देखा था जिस प्रकार के भी जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे वो नागर शैली की वास्तुकला पर आधारित बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, इस शैली के मंदिर की मुख्यतः हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत तक है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में उत्तर भारत के शासकों के द्वारा इसे संरक्षित किया गया। इन शैलियों पर बेस्ड मंदिरों को बनवाया गया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा समझा था इस चीज को। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर आप देखेंगे नागर शैली के मंदिर में भी अलग अलग तरीके से भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे आप ऊपर देखेंगे मिलेंगे ऑलमोस्ट वैसे ही नागर पैटर्न पे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से वहां की चीजों को भी अडॉप्ट किया होगा। इसीलिए कह रहे हैं नागर शैली के मंदिर में भी पर्याप्त भिन्नता देखने को जगह के अनुसार और समय के अनुसार देखने को मिलती है, जिस कारण से इस स्थापत्य कला को 3 उपशैलियों में भी विभाजित किया गया है जैसे कि ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली और सोलंकी उपशैली। तो इसके अंतर्गत हम इनको भी पढ़ेंगे और यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, हमने कहा था जैसा कि हम मंदिर स्थापत्य के पूरे आर्किटेक्चर को जब पढ़ लेंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इसके बाद हम मेंस आंसर राइटिंग को करेंगे, जिसमें हम हड़प्पा से लेकर आपकी बेसर शैली तक जो भी प्रश्न अभी तक आए होंगे उनको सॉल्व करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, नागर शैली की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस शैली मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है, यानी कि जिसमें मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक मंदिर भी बनाए जाते हैं। पंचायतन शैली को मैंने उसमें भी पढ़ाया था, जिसमें मुख्य देवता आपके बीच में विराजमान होते हैं, उसके आसपास छोटे छोटे अलग अलग भगवान के यहाँ पर मंदिर भी बनाए जाते हैं। पंचायतन शैली होती है, इस पर बेस्ड पीटी में भी प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, इस शैली के मंदिरों को ऊंचे चबूतरों पर बनवाया जाता है। तो जैसे कि हमने कहा, ये ऊंचे चबूतरों पर नागर शैली के मंदिरों को
यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा बनवाया जाता है। ठीक है, चबूतरे होना नागर शैली में अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर मुख्य मंदिर के सामने मंडप या सभा कक्ष होता है। तो मैंने कहा था यहाँ पर मंडप या सभा कक्ष, यहाँ पर जहाँ पर जितने श्रद्धालु वहाँ पर बैठते हैं, विवाह इत्यादि भी संपन्न किए जाते हैं। क्रॉस आकार का तल विन्यास और वक्र रेखीय शिखर इस शैली की प्रमुख जो है, आपको यहाँ पर शिखर जो है सीधा एक तरह से वक्र रेखीय शिखर देखने को मिलता है। गर्भगृह के चारों एक वृत्ताकार मार्ग होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ पाया जाता है जिसमें हम एक मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो आपका प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। मैंने बताया कल ही आपको। उड़ीसा शैली को छोड़कर जब हम जो इसकी जो उप शैलियाँ है जिसमें उड़ीसा शैली की भी बात करेंगे, उसको छोड़कर इस शैली के मंदिर जितने भी होंगे, मंदिर परिसर सामान्यतः चार दीवारी से घिरे हुए नहीं होते हैं। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि नागर शैली में क्या कोई ऐसे मंदिर हैं जो चार दीवारी से घिरे होते, तो आप नकार नहीं सकते, क्योंकि उसकी जो उप शैली है उड़ीसा शैली, उसमें ऐसा पाया जाता है। बाकी उड़ीसा शैली के पैटर्न के टेम्पल्स को छोड़कर किसी में भी नागर शैली के मंदिर के परिसर में समानता चार दीवारी से घिरे हुए नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर आप बहुत स्पष्टता से इसको देख सकते हैं। ठीक है, गर्भगृह के बाहर नदी जो है देवियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। ठीक है, आपने देखा गर्भगृह के बाहर जो नदी देवी, जैसे गंगा देवी है, यमुना देवी है, इस प्रकार से और भी कई नदी जो है उनको, नदियों की देवियों को उस प्रकार से अलंकृत वहाँ किया जाता है। स्तंभों का प्रयोग किया जाता है, द्वार मंडप के निर्माण में किया जाता है। हमने देखा स्तंभों इत्यादि का प्रयोग जो है मंडप के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, हमने पहले भी देखा है। नागर शैली में मंदिरों में प्रवेश द्वार निर्मित नहीं किया जाता है। आपका गोपुरम इत्यादि कहाँ मिलता है? द्रविड़ शैली यानी कि साउथ के टेम्पल्स में। ठीक है, इस शैली के मंदिर परिसर में कोई जलाशय नहीं होता है। ठीक है, जब आप इसमें आएंगे तो सूर्य के कोणार्क के सूर्य मंदिर में देखने को मिलेगा बना था, कोई जलाशय इत्यादि आपको नागर शैली के मंदिरों में नहीं मिलेगा, कोई कुंड टाइप का। ठीक है, मंदिर के ऊपर तस्तरी नुमा संरचना होती है जिसे आमलक कहा जाता है। हमने देखा था तस्तरी नुमा ये संरचना होती है, इसे आमलक कहा जाता है, कलश कहा जाता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पिक्चर के साथ दिया गया है। आमलक के ऊपर एक गोलाकार आकृति होती है जिसको हम कहते हैं कलश वगैरह के इत्यादि कहा जाता है। एक प्लेट के ऊपर ऐसे कलश रखा होता है। यहाँ पर ये आपके नागर शैली के कुछ साक्ष्य है जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, उनके अंग है मंदिर के। ठीक है, अब नागर शैली की मैंने कहा था कुछ उप शैलियों को भी पढ़ेंगे, जैसे कि ओडिशा शैली। अब इसके अंतर्गत जब हम आएंगे तो देखेंगे कलिंग साम्राज्य के समय में इस आर्किटेक्चर की शैली का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। जैसे कि सोम, भीम, चेदी और गंग शासकों ने इस शैली को संरक्षण प्रदान किया। किस शैली को? ओडिशा शैली को। स्पष्ट है। उड़ीसा में शिखर को, उड़ीसा शैली के मंदिर जब आप देखेंगे तो उनके जो शिखर होते हैं ना, वो आप देखेंगे देउल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? देउल कहा जाता है। ये शिखर मतलब गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होते हैं, पवित्र स्थान सबसे क्या है? गर्भगृह है। इसके ऊपर जो शिखर होते हैं, इस शिखर को देउल कहा जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा शैली के अंतर्गत। इस शैली में मंडप को जगमोहन कहते हैं, यानी कि जो मंडप इत्यादि यहाँ पर होते हैं बैठने के लिए स्थान, उसको क्या कहते हैं? जैसे मंडप ये होते हैं ना, इसमें देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मंडप इत्यादि होते हैं इनको जगमोहन कहा जाता है। ठीक है, इनको जगमोहन कहा जाता है। किसमें? उड़ीसा शैली के अंतर्गत। स्पष्ट है, यहाँ पर यही कह रहे हैं, मैं कुछ अलग तो नहीं कह रही। ठीक है, सामान्यतः मुख्य मंदिर वर्गाकार होते हैं, यानी कि वर्गाकार आकार में ज्यादातर उड़ीसा शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। वहीं आप द्रविड़ शैली के समान देखेंगे, इसमें क्या विशेषता है कि इस मंदिर की चार दीवारी से घिरे होते हैं। ये विशेषता नागर शैली के बाकी मंदिरों से भिन्न कर देती है उड़ीसा शैली को, जो कि उसकी नागर शैली की क्या है? उप शैली है। ठीक है, और ड्योढ़ी ये पोर्च जो है, खंभों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। इस मंदिर उड़ीसा शैली में देखेंगे तो यहाँ पर खंभों का उपयोग इस मंदिरों को बनाने में नहीं किया जाता है। बाहरी दीवारों पर ज्यादातर नक्काशी की जाती, सेम वैसे ही जैसे साउथ के टेम्पल्स में की जाती, जिसको हम द्रविड़ शैली कहते हैं। जबकि भीतरी दीवारों को सादा ही रखा जाता है। किसमें? उड़ीसा शैली। किसकी है? उपशैली नागर शैली की। अब यहाँ उदाहरण के तौर पर आप समझ लेना इसको, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा शैली पर निर्मित है। अभी हम देखेंगे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण। किस शैली के? उड़ीसा शैली के। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से मंदिर के एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ कुछ पिक्चर्स को बनाया गया है। इस प्रकार से बाहर आप देखेंगे बहुत भव्यता से मूर्तियों को बनाया जाना, खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया जाना, लेकिन जैसे मंदिर के आप अंदर जाएंगे बहुत सिंपल सपाट आपको चीजें देखने को मिलेंगी उड़ीसा शैली के अंतर्गत। ठीक है, अब कोणार्क का सूर्य मंदिर पर अगर हम आए तो ये मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में के निकट स्थित है। मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया है, हमने यहाँ पर देखा है, तथा सूर्य देवता को ये समर्पित है।
एकमात्र मंदिर है, सूर्य देवता को ये समर्पित है, इस प्रकार से रथ के आकार में बनाया गया है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। किसको? सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। और 1984 में से यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। वहाँ की मूर्ति कला को देखिए इस प्रकार से। मैंने कहा था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी हम वास्तुकला आर्किटेक्चर को देख रहे हैं समय काल के भिन्न 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 समय काल में, वैसे हम फिर आगे मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर की जो बात की गई थी वो है 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को निर्मित किया गया और जो भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि ये मंदिर किस ईस्ट को समर्पित है। ये आपका जब हम मुगल काल के स्थापत्य कला को पढ़े थे तो वहां पर भी इस तरह की गुफा जो है किस धर्म से कौन सी गुफा संबंधित है उससे पूछा गया था। ठीक है, इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने करवाया था। ये उड़ीसा में शैव और वैष्णववाद के समन्वय का प्रतीक, यानी कि शिव और विष्णु के जो है समन्वय का प्रतीक, और लिंगराज को स्वयंभू मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मंदिर आपको ये देखने को मिलता है जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में अब शिव को समर्पित ये है। ययाति प्रथम ने बनवाया था। कुछ इस प्रकार का डिजाइन है ये। ठीक है, इसके बाद पुरी का जगन्नाथ मंदिर हम सब जानते हैं। ठीक है, 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोट गंग देव के द्वारा इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा? नाम लिखा हुआ है। ये मंदिर चार धाम तीर्थ यात्राओं का भी हिस्सा है। भाई चार जो भारत की चार धाम जो यात्राएं हैं, बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी, इसमें से जगन्नाथपुरी भी है। इस मंदिर को सफेद पेगोडा कहा जाता है। ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? कमेंट करिएगा। सफेद पेगोडा किसे कहा जाता है? कमेंट करिएगा। इस मंदिर को यमनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यमनिका, जो उड़ीसा से प्लीज कमेंट करिएगा कि इसको क्यों यमनिका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हम देखें कि आप कितना जानते हैं इस विषय में। ठीक है, आप खजुराहो और खजुराहो का मंदिर जो देखेंगे जो चंदेल शैली पर बेस्ड है। ये 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बुंदेल के चंदेल राजाओं के द्वारा इसको बनवाया गया था और इतना खूबसूरत मंदिर है। इन मंदिरों को बलुआ पत्थर से बनाया गया। देखा हमने क्या क्या इसमें आर्किटेक्चर को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। इन मंदिरों को अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पे आप देखेंगे। ऊंचे चबूतरे का लक्षण कहाँ देखने को मिलता है? नागर शैली के अंतर्गत। तो अब नागर शैली के ही तो शैलियों के उदाहरण पढ़ रहे हैं ना। तो मंदिर निर्माण में पंचायतन शैली, इसके उदाहरण भी आपको नागर शैली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, भीतरी और बाहरी दोनों दीवारों पर बारीक नक्काशी भी की गई है खजुराहो के मंदिर में, जिसको भी हम देखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे ये एक एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर वात्स्यायन की रचना कामसूत्र से प्रेरित होकर इस शैली की मूर्ति और आमतौर पर कामुक शैली के लिए बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की कामुक मूर्तियों को बनाया गया ऐसा कहा जाता है, प्रचलन है। और ये मूर्तियाँ जो है मंदिर के बाहरी आर्किटेक्चर दीवारों पर है, अंदर नहीं है कहीं पर भी। अंदर बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं और कहा जाता है कि आप अपने जीवन में जो काम वासनाएं, जो मोह है, वो सब बाहर ही त्याग के अंदर मंदिर की ओर प्रवेश करें ताकि आध्यात्मिकता को अपने जागरूक कर सके। ठीक है, उसका प्रतीक माना गया है ये। और इसमें कई हिंदू मंदिर पर मिथुन मूर्तियां इस प्रकार से आप देखेंगे जो काम सूत्र से संबंधित कामुक मूर्तियों को यहाँ पर बनाया गया है, को मांगलिक चिन्ह के रूप में बनाया गया है। आमतौर पर इन मंदिरों में 3 कक्ष होते हैं, जैसे कि गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। ठीक है, मंडप अर्धमंडप वही जहाँ पर जो श्रद्धालु बैठते हैं, और गर्भगृह का क्या है? मंदिर का सबसे तीर्थ स्थान है, सबसे पवित्र स्थान है। इस मंदिर में जैन और हिंदू मंदिर भी शामिल हैं। अब ध्यान रखना, खजुराहो के मंदिर में जैन और हिंदू मंदिर दोनों मिलते हैं। यहाँ पर जब खजुराहो में आप जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप के धर्मों के, जैसे जैन और हिंदू धर्म दोनों के मंदिर मिलते हैं। तो ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है पीटी के लिहाज से। इन मंदिरों को 1986 में किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब इसके भी एग्जाम्पल है भाई, इस क्षेत्र में कौन कौन से मंदिर, जैसे कंदारिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मंतेश्वर मतंगेश्वर जो है मंदिर, लक्ष्मी जगदम्बा, चित्रगुप्त, पार्वती और गणेश मंदिर इस शैली के प्रमुख मंदिर के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। स्पष्ट है यहाँ तक? यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पर जैसे आपका देखेंगे लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में नृत्य कक्षा ये आपको देखने को मिलता है। बहुत खजुराहो में बहुत सारे मंदिर, इसमें अधिकांश जो है हिंदू देवी देवताओं से संबंधित और कुछ क्या है जैन मंदिर से संबंधित। ये आपके एनसीईआरटी का पेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी, किसी बच्चे ने पूछा था मैम आप किस बुक से पढ़ाएं? एनसीईआरटी, सीसीईआरटी मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हैं और साथ में आपका नितिन सिंघानिया भी है। तो भटकने की आवश्यकता नहीं, भरपूर रूप से आपको यहाँ पर मटेरियल दिया जा रहा है। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो 10वीं शताब्दी से पहले का है।
इसमें आप देखेंगे ये मंदिर जो बनाए गए हैं इसमें कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट और शिलाखंड को काटकर बनाए गए हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस तरह की जो तांत्रिक पूजा इत्यादि जो होती थी ना उसका उदय भी 7वीं शताब्दी के बाद से ही होना शुरू हुआ है, तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो योगिनी को पथ को समर्पित है, यानी कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण में तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दियों के बीच में कहीं कहीं आपको बनाए हुए दिखते हैं, लेकिन आज इनमें से बहुत कम बचे हुए हैं जहाँ पर इस प्रकार के तंत्र विद्या इत्यादि तांत्रिक पूजा होती हो। ठीक है, अब हम आते हैं, अब देखिए इस काल में जैसा कि कहा गया जैन और हिंदू से संबंधित भी मंदिर मिले हैं, वहीं आप देखेंगे साथ साथ में बौद्ध और जैन वास्तुकला का भी विकास साथ साथ में होता दिखता है आपको। जैसे यहाँ पर लगातार इसमें प्रगति होती रही, हिंदू वास्तुकला के साथ साथ समान गति से ये भी जो है बौद्ध और जैन वास्तुकला का विकास होता गया। जैसे एलोरा, बाग, बदामी, खजुराहो जैसे स्थलों पर बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म की कला एक दूसरे से बेहद करीबी से मिलती है, और इससे पता चलता है कि इन धर्मों में सांस्कृतिक मेल जोल तो एक समय पे रहा था। स्पष्ट हो रहा है स्क्रीन पर, मैं एक बार देख लेती हूँ कैमरे में, स्पष्ट हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वी ईस्ट भारत में आप देखेंगे बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी उस समय। समय के साथ साथ क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रभाव घटने लगा, लेकिन बिहार और बंगाल में लंबे समय तक जीवित रहा। ठीक है, और ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए। हम हमेशा से एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं। पाल काल में छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण होते रहे, लेकिन पाल शासकों के उदय से क्या हुआ, स्थिरता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, पाल साम्राज्य की भूमिका क्या इस दौरान में रही है इन सब मंदिरों के साथ साथ बनने के साथ साथ, कि द्वितीय पाल शासक धर्मपाल सबसे शक्तिशाली राजा माने गए यहाँ पर। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण किया और कई विहारों और शिक्षण केंद्रों का निर्माण किया। मैंने बताया था चैत्य और विहार क्या है, कमेंट बॉक्स में करिए, जिसने लेक्चर नंबर 3 मेरे ख्याल से देखा होगा उसको पता होगा ये बात। कृषि, व्यापार और विभिन्न कारीगर से समाज समृद्ध हुआ इनके समाज साम्राज्य में। अब बोध गया और महाबोधि मंदिर की भव्यता के बारे में अगर हम जाने तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बोध गया वो स्थान है जहाँ पर भगवान सिद्धार्थ यानी कि बौद्ध ने तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति की और बौद्ध बने थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी आपका बोध गया माना जाता है, पता होगा। ठीक है, अब महाबोधि मंदिर क्या है, तो ईट और अब हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ना बेसिकली, तो ईट निर्मित भारतीय मंदिरों का एक उत्कृष्ट उदाहरण ये प्रस्तुत करता है। यहाँ का मूल मंदिर समय समय पर क्षतिग्रस्त हुआ, यहाँ के जो है बाहर से आने वाले शासकों ने तुड़वाया, लेकिन कई बार पुनर्निर्मित भी किया गया इसको। ठीक है, 19वीं सदी में इसे बड़ी हद तक पुनर्स्थापित किया गया। इसमें द्रविड़ और नागर दोनों वास्तुकला की झलक मिलती है, लेकिन पूरी तरह से किसी भी शैली का अनुसरण नहीं करती है। कौन सा, महाबोधि मंदिर। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है कि बिना मोड़ यानी कि कर्वेचर के सीधा ऊपर खड़ा शिखर है। इसमें ईंटों की उत्कृष्ट मिस्री कला इसमें देखने को मिलती है। बाहरी दीवारों पर सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है, जो कि आपके नागर शैली में खजुराहो के क्षेत्र में मुख्यतः ये देखने को प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। हजारों विद्यार्थी दुनिया भर से यहाँ पर अध्ययन के लिए दूर दूर से आते हैं, जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत आदि से। ठीक है, निर्माण और संरचना की अगर उस दौरान बात की जाए तो यहाँ अनेक महाविहार थे, जिसमें शिक्षण के लिए विशाल भवन, प्रार्थना स्थल, पुस्तकालय, छात्रावास रहते थे। क्लियर है, खुदाई से निकले अवशेष बताते हैं कि बड़े बड़े बहुमंजिला भी ढांचे थे। पुस्तकालय अत्यंत विशाल था, परिसर में ईंट निर्मित स्तूप, विहार और शिक्षण हॉल थे। विनाश का कारण क्या था, मध्यकाल में आक्रमणों के दौरान ये विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसके अवशेष आज भी इसकी भव्यता का प्रमाण देते हैं। इसे कहते हैं कि हमारे कई सारे ऐसे वेद, पुराण इत्यादि बहुत सारे ऐसे पुराने जो पुस्तकें थी जो सनातन को इंगित थी, उनसे चीजें पता चलती, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया। अब हम आते हैं, हमने उड़ीसा शैली पढ़ा, फिर इसके बाद बौद्ध और जैन भी धर्म के वास्तुकला भी उस समय पे जो है साथ साथ में विकास कर रहे थे। अब हम सोलंकी शैली पर आते हैं, जो कि आपका नागर शैली के ही उपशैलियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे कि 11वीं से 13वीं सदी के बीच में गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी राजाओं ने मंदिर वास्तुकला की शैली को संरक्षण प्रदान किया। किसको, सोलंकी शैली को। ये कहाँ पर है, गुजरात और राजस्थान के साथ भारत के पश्चिमी भागों में शैली का विकास हुआ। ठीक है, विशेषताएं क्या है, हिंदू मंदिरों के साथ साथ यहाँ पर जैन मंदिरों का निर्माण भी हुआ है, क्योंकि साथ साथ में वो भी निर्माण हो रहा था, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ध्यान रखना है किस शैली के अंतर्गत अलग से कौन सा धर्म यहाँ पर शैली का निर्माण कर रहा था। इस शैली के मंदिर की दीवारें नक्काशी रहित रही हैं, हमने देखा। ठीक है, गर्भगृह दोनों तरफ से आंतरिक और बाह्य रूप से मंडप से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ का जो गर्भगृह है वो अंदर और बाहर के मंडप दोनों से कनेक्टेड होता है। और मंदिर परिसर में एक सीढ़ी नुमा जलाशय होता है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। जब आप ये
इसमें देखेंगे जब हम ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसमें यहाँ पर एक जलाशय देखने को मिलता है। एक्सेप्शन है क्योंकि नागर शैली में ज़्यादातर ये जलाशय नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर है। एक्सेप्शंस को ध्यान रखना है। मंदिर के बरामदे में सजावटी द्वार भी होते हैं जिसे तोरण कहा जाता है। तोरण आप देखेंगे ऐसी मेन गेट जो बहुत भव्य बने होते हैं, जो कि आपको साउथ पैटर्न में मिलेंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। बलुआ पत्थर काला बेसाल्ट और नरम संगमरमर जैसे पत्थरों से बनाए गए हैं। बावड़ी की सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर की लकड़ी की नक्काशी की गई है। मुडेरा का जो सूर्य मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर इस शैली के प्रमुख एग्जाम्पल है। इसको आप याद रखना है पीटी के लिहाज से। ठीक है, पीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। अब आते हैं मोडेरा का सूर्य मंदिर। जो उदाहरण नीचे दिया गया था वो ये है। ये मंदिर गुजरात में अवस्थित है, मोडेरा के पुष्पावती नदी के किनारे। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पर 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसका? मोडेरा के सूर्य मंदिर का। ठीक है, ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और 2022 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित मंदिर भी है गांव घोषित कर दिया है। पर्यटकों को इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर 3D प्रोजेक्शन की व्याख्या की गई है, व्यवस्था की गई, ताकि बताया जा सके मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसकी भव्यता जो है आज भी हमारे समक्ष उपस्थित है। उन सब चीज़ों को यहाँ पर समझाया गया है। पाल शैली इसके अंतर्गत उपशैलियों में आते हैं। तो पाल यानी कि पाल और सेन राजाओं के समय में जिस शैली का निर्माण हुआ उस राजा के नाम पे नाम पड़ गया। संरक्षण में इन्होंने 8वीं से 12वीं सदी के बीच में पाल शैली का विकास बंगाल के क्षेत्र में हुआ। पाल जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट है जो आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि सेन हिंदू धर्म को, इसलिए शैली के मंदिरों पर दोनों धर्मों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है पाल शैली के अंतर्गत। ठीक है, उड़ीसा शैली के समान इस शैली के मंदिरों का भी शिखर लंबा और वक्राकार होता है। ठीक है, शिखर लंबा और वक्राकार है। इस शैली के मंदिरों में स्थापित मूर्तियों का जो निर्माण है वो पत्थर और धातु दोनों से किया जाता है। किसमें? पाल शैली के अंतर्गत। और सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है और विष्णुपुर के मंदिर इसके परफेक्ट उदाहरण है इस शैली के। किस शैली के? पाल शैली के। यहाँ पर कुछ उनके एग्जाम्पल्स आपको पिक्चर्स के थ्रू दिए गए हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अंततः हम कश्मीरी शैली पर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक इस शैली के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आप ये भी देखेंगे। कश्मीरी शैली, इसका सबसे प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी के करकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा कराया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर को जो है पांडो लैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी इस प्रकार से पूछा जाए तो घबराना नहीं है, ये आपका कौन सा मंदिर है? मार्तंड सूर्य मंदिर का ही एक उपनाम कह सकते हैं। ठीक है, गंधार, गुप्त और चीनी वास्तुकला का प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्रकार उस समय पे व्यापार भी हो रहा है, चीजें हो रही है, आवागमन हो रहा है, संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, तो वहाँ के प्रभाव भी हमारी संस्कृति पे बेसिकली देखने को मिलेगा। तो क्या है? गांधार, गुप्त और चीनी वास्तुकला का प्रभाव इसके आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। जैसे ट्रैफिल, मेहराब और गांधार प्रभाव था, और स्तंभ की दीवारों और त्रिकोणीय पेडीमेट्स पर ग्रीक का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का पैटर्न चर्च इत्यादि में भी देखने को मिलता है ना। तो कश्मीरी शैली पर इस प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिला। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर अपना काफ़ी चीज़ों को कवर कर दिया है। आप चाहें तो इसमें चल के हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे हमने कहाँ से शुरू किया। हमने नागर शैली की विशेषताओं को समझा, नागर शैली क्या होता है, इसमें क्या विशेषता होती, कहाँ से कहाँ तक विद्यमान होती, कौन कौन से मंदिर होते हैं, इसकी उपशैलियाँ जैसे कि ओडिशा शैली उपशैली। ठीक है, आपका उसके अंतर्गत कोणार्क का सूर्य मंदिर आ गया, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर आ गया, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आ गया। फिर आपका खजुराहो चंदेल शैली, इसके अंतर्गत हमने कई सारे जो है खजुराहो के मंदिर से लेके और भी कई, जैसे लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। उसी समय पे आप देखेंगे बौद्ध और जैन वास्तुकला भी तो साथ साथ में विकसित हो रही थी, उसको हमने यहाँ कवर किया। पाल साम्राज्य की मंदिर की जो भव्यता है उसको हमने कवर किया। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उड़ीसा शैली के अंतर्गत। इसके बाद सोलंकी शैली, इसके अंतर्गत भी हमने कई सारे मंदिर जैसे मुडेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है, पाल शैली, फिर कश्मीरी शैली, इन सबको हमने यहाँ पर कवर किया। और लास्ट लेक्चर में हमने जो है आज हमने नागर शैली को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम द्रविड़ शैली को कवर करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट शैली में हम बेसर शैली को कवर करेंगे। इस प्रकार से आपकी मंदिर स्थापत्य की जो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा जो है पोर्शन है, उसको हमने कवर किया है।
तो फिलहाल के लिए अब ये अगर ये लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं, अगर थोड़े भी हेल्पफुल हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को इकोनॉमिक्स, और डेली आपको जियो पॉलिटिकल टॉपिक जो भी करंट मुद्दे बने हुए हैं, चाहे देश विदेश के कहीं से भी हो, आपको ज़रूर अपडेट किया जाता है विद शॉर्ट्स सीरीज़ के साथ, और लॉन्ग वीडियो तो आते ही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टाइप करें संकल्प से सफलता और आपको ये चैनल का इस तरह से फेज मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।